अगली बार अब नंबर आता है निल्स बोर का, कि बोर ये समझाए कि परमाणु जो होता है उसमें प्रोटॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ये सारी घटनाओं को निल्स बोर समझाए। तो निल्स बोर ने इन घटनाओं को समझा तो दिया और पूरी तरह से इन्होंने बता दिया कि परमाणु का प्रतिरूप किस तरह से होता है, लेकिन इन्होंने अपने कुछ शर्तें रखी, कुछ गुणधर्म बताए कि इन शर्तों को, इन गुणधर्मों को तुम्हें मानना पड़ेगा, तो ही मैं परमाणु की सारी चीजों को समझा पाऊंगा। तो वो जो शर्तें थी, वो जो गुणधर्म थे, वो क्या थे, वो परमाणु की क्या प्रॉपर्टीज थी। तो बोर ने पहली बात तो ये कह दी कि जो नाभिक होता है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो अपनी मर्जी से हर कक्षा में चक्कर नहीं लगा सकते। अर्थात जैसे कोई नाभिक है, इस नाभिक से ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, ऐसे हर इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा से कितनी भी दूरी पर घूम रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। हर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाता है। जैसे मान लो ये पहली कक्षा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो पहली कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वो इसी लाइन पर घूमेंगे। ये दूसरी कक्षा है, अर्थात दूसरा सर्किल मान लो, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे इसी कक्षा में घूमेंगे। ऐसे ही जो तीसरी कक्षा है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सारे के सारे इस कक्षा के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसी कक्षा में चक्कर लगाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर बाद यहाँ घूमने लग जाए या यहाँ घूमने लग जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो निल्स बोर ने जो पहली प्रॉपर्टी दी वो क्या बोल रहे हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इन कक्षाओं को नाम दिया गया, जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इस तरह से इनको नाम दिया गया। तथा इन्हें क्या कहते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह की कक्षा, या इन कक्षाओं को K, L, M, N ऐसे नाम दे दिया। पहली कक्षा को K, दूसरी कक्षा को L, तीसरी कक्षा को M नाम दे दिया, चौथी कक्षा को M नाम दे दिया, K, L, M, N इस तरह से नाम देते गए। तो बोर ने बता दिया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, जिनका नाम 1, 2, 3, 4 से दे सकते हो या K, L, M, N से देंगे। दूसरी बात निल्स बोर ने कह दी कि जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाता है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं करता। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं करता। ये तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसकी जो मुख्य कमी थी उसको डायरेक्ट इन्होंने पूरा कर दिया। इन्होंने तो कह दिया कि ये निश्चित कक्षाएं होती है, इलेक्ट्रॉन इन निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है और जब भी इलेक्ट्रॉन इन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएगा तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं करेगा। जबकि हम जानते हैं कि आवेशित कण तो जब भी गति करेगा और उसकी त्वरित गति करेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। लेकिन इसको तो निल्स बोर ने यहाँ मना कर दिया कि क्यों नहीं करेगा ये पता नहीं, लेकिन इसको मानना ही पड़ेगा कि जब हम मान लेंगे कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं करता तो परमाणु के सारे प्रतिरूप को मैं समझा दूंगा। लेकिन ये मेरी प्रॉपर्टीज है, इसको हमें मानना ही पड़ेगा कि निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं करता है। इसको हम उच्च कक्षाओं के अंदर जाकर के प्रूफ भी करते हैं कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्यों उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन यहाँ हम केवल बोर की प्रॉपर्टीज के रूप में इसको देखेंगे कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे इन कक्षाओं में तो उत्पन्न नहीं करता है। नेक्स्ट बोर ने ये बताया कि जब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वृत्ताकार कक्षा में जब भी कोई चक्कर लगाता है तो उसमें होता है कोणीय संवेग, मवर, MVR, कोणीय संवेग। तो वो MVR जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब जब भी कोणीय संवेग निकालोगे किसी भी इलेक्ट्रॉन का तो कोणीय संवेग हमेशा h/2π का या तो 1 गुना आएगा या इसका 2 गुना आएगा या h/2π का 3 गुना आएगा या h/2π का 4 गुना आएगा। इस तरह से हमेशा इसका n गुना ही आएगा, जहां पर n बराबर क्या है 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो h/2π का पूर्ण गुणज ही होगा। पूर्ण गुणज का मतलब 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, ऐसे पूर्ण संख्या से गुणा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि h/2π का 1.5 गुना या 2/3 गुना है, इस तरह से कभी भी नहीं होगा। तो ये निल्स बोर ने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज रखी और उस आधार पर परमाणु को समझाया। हम तीसरा देखते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, परमाणु का प्रतिरूप, थॉमसन का प्रतिरूप, रदरफोर्ड का प्रतिरूप, बोर ने जो दिया प्रतिरूप उनको देख लिया। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड ने परमाणु प्रतिरूप को जब समझाने की कोशिश कर रहे थे तो रदरफोर्ड ने बता दिया था कि परमाणु है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है और परमाणु के अंदर नाभिक भी है जो उसके केंद्र पर है। इतनी चीजें बता दी। तो इसी के साथ साथ रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट और किया। उन्होंने ये तो बता दिया था कि एक नाभिक है, नाभिक के चारों ओर
कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। किस कक्षा में घूमते हैं ये रदरफोर्ड नहीं बता पाया था, लेकिन इसके चारों ओर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इतनी बात तो रदरफोर्ड ने बता दी थी। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक परमाणु लिया, जैसे ये एक पूरा परमाणु है, इसे एक परमाणु को ले लिया और इस एक परमाणु को ले जा करके तोला, इसका भार किया कि इसमें कितना वजन है। तो एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं केवल कि माना कि इस पूरे परमाणु के अंदर कितना भार है, 5 किलोग्राम है। इतना भारी परमाणु नहीं होता, लेकिन हम एक उदाहरण लेके चल रहे हैं। माना कि इस पूरे परमाणु के अंदर भार कितना है, 5 किलो का। इस पूरे परमाणु को उठाकर लेकर गया और ले जाकर के इसका वजन किया। तो वजन किया तो हमें पता चला इसमें कितना भार है, तो इसके अंदर 5 किलो का भार है। अब हमको ये पता है कि परमाणु के अंदर तो नाभिक है और नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो क्यों ना नाभिक को और इलेक्ट्रॉन को अलग अलग से भार किया जाए इसका। तो नाभिक या जो धनावेशित कण है जिसके अंदर प्रोटॉन है, इसका वजन किया गया, इसको अलग से तोला गया। तो हम देखें कि ये जो नाभिक था इसका वजन तो 2 किलोग्राम था। नाभिक का वजन कितना था? 2 किलोग्राम था। फिर हमने देखा कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनको भी तोला जाए। तो उन इलेक्ट्रॉनों को जब हमने सारों को मिलाकर के तोला तो इसका वजन हमको कितना मिला? 1 किलोग्राम मिला। हम जानते हैं कि परमाणु जो होता है उसमें तो नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है? 3 किलोग्राम। लेकिन जब हमने पूरे परमाणु को तोला था तो कितना आ रहा था? 5 किलोग्राम। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है? रदरफोर्ड ने जब ये किया कि पूरा परमाणु का वजन तो 5 किलोग्राम है और जिससे ये मिलकर के बना उन सब चीजों को जोड़ रहा हूं तो 3 किलोग्राम ही है, तो 2 किलोग्राम इसके अंदर कहां पर है? तो ये जो भार में कमी हमको दिखाई दी, उससे पहली बार रदरफोर्ड को ऐसा लगा कि इसके अंदर कोई ना कोई और पार्टिकल जरूर है परमाणु के अंदर जो जिसका वजन लगभग 2 किलो के आसपास होगा, तभी ये जुड़ करके 5 किलो होगा। तो इस तरह से एक नए पार्टिकल की खोज के संकेत हमको दिखाई दिए। अब हमने देखा कि भाई पूरा जो परमाणु होता है, ये तो हमने भार के आधार पर देख लिया कि भार के आधार पर तो भार में कमी हमको दिखाई दे रही है, कोई ना कोई 2 किलो की चीज और है इसके अंदर। दूसरा हम इस पे आवेश के आधार पर देखें, तो आवेश के आधार पर हम कैसे देखेंगे? हम देखें कि पूरा परमाणु जो होता है वो विद्युत का उदासीन होता है। एक परमाणु पर ना तो प्लस चार्ज होता है ना ही माइनस चार्ज होता है। वो कैसा होता है? उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? क्योंकि नाभिक पर जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाते हैं? विद्युत के उदासीन हो जाते हैं। तो जब नए पार्टिकल का संकेत हमको मिल रहा है कि 2 किलो का कोई और पार्टिकल भी है, अगर उसमें प्लस आवेश होगा तो ये प्लस, इसमें पूरे परमाणु में प्लस तो ज्यादा हो जाएंगे, तो ये तो विद्युत उदासीन नहीं रहेगा, ये तो प्लस चार्ज का हो जाएगा। और अगर ये जो नया पार्टिकल है इसमें माइनस चार्ज का अगर ये पार्टिकल है, तो इसमें जैसे ही हम माइनस जोड़ेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा परमाणु। तो परमाणु तो माइनस भी नहीं होता, परमाणु तो विद्युत का कैसा है? उदासीन है। तो ये जो नए पदार्थ, जो नया संकेत हमको मिल रहा है कि कोई नया पदार्थ और इसके अंदर है, वो जो पदार्थ है वो कैसा होना चाहिए? तो वो विद्युत का कैसा होना चाहिए? उदासीन होना चाहिए। अर्थात उस पर ना तो कोई प्लस चार्ज होना चाहिए ना ही माइनस होना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर प्लस या माइनस रहा तो वो हमारे जो ये विद्युत जो परमाणु पूरा उदासीन होता है इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाएगा कभी भी। इसलिए जो नया पदार्थ है वो कैसा होना चाहिए? विद्युत का उदासीन होना चाहिए। बस इतनी बात किसने बता दी? रदरफोर्ड ने बता दी, क्योंकि भार के आधार पर उसका लगा कि भार के अंदर कमी है, कहीं ना कहीं 2 किलो की चीज और कोई है। दूसरा, आवेश के बारे में अगर हम सोचे तो वो कैसा होना चाहिए? हमेशा उदासीन होना चाहिए। इतने संकेत किसने दे दिए? रदरफोर्ड ने दे दिए। लेकिन इसके आगे रदरफोर्ड कुछ नहीं कह सका। उसके बाद आए हमारे चैडविक। हमने ट्रिक के अंदर पढ़ा था एडी ईट पर नाच, तो नाच MC, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? चैडविक ने करी थी। तो चैडविक आए, चैडविक ने क्या बताया? चैडविक ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि वो जो नया पार्टिकल है, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया, चैडविक ने ये बताया कि वो जो नया पार्टिकल है उसका नाम क्या है? उस पार्टिकल का नाम है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन को जब द्रव्यमान देखा गया कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, तो इन्होंने पाया कि किसी परमाणु में जितना द्रव्यमान प्रोटॉन का होता है, जितना द्रव्यमान प्रोटॉन का होता है उतना ही द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। तो इन्होंने न्यूट्रॉन नामक पदार्थ की खोज की और उसका द्रव्यमान इन्होंने देखा कि जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। तो देखो बच्चों, हमको प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ पर इस नाभिक का या प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना मिल रहा था? 2 किलोग्राम। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी कितना होगा? 2 किलोग्राम। तो देखो 2 किलोग्राम जैसे इस 3 में जोड़ेंगे तो आप टोटल कितना हो गया? 5 किलोग्राम। तो परमाणु का पूरा भार भी 5 किलोग्राम था। और परमाणु में 3 चीजें होती है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। तीनों के द्रव्यमान को जोड़े, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये न्यूट्रॉन का, तीनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा? 5 किलो आ जाएगा। इस तरह से भार में जो कमी आ रही थी वो भी पूरी कर दी चैडविक ने
और जो आवेश इसका उदासीन माना है, तो आवेश उदासीन बिल्कुल सही बात है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर ना तो प्लस चार्ज होता है ना ही माइनस चार्ज होता है, इसलिए इस परमाणु के आवेश पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस तरह से नए पदार्थ न्यूट्रॉन की खोज हुई, जो चैडविक ने सन 1932 में